Namaste, friends. Welcome to Ansarkari. After going through an important chapter with different series on world history, American Revolution, अब हम बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बिकॉज अमेरिकन रिवॉल्यूशन का अगर कोई ट्विन ब्रदर है या उसकी कोई दूसरी आंख है तो वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड के लिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है मॉडर्न वर्ल्ड में। क्या इंडिया के लिए भी है? इंडिया के लिए भी है। उसके कुछ हिडन एस्पेक्ट्स भी हैं और कुछ अनसीन एस्पेक्ट्स भी हैं जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फर्स्ट लेट्स जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड इवन इन हिस्ट्री ऑप्शनल उसमें क्या अप्रोच चाहिए उसकी बात करते हुए हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जानेंगे, कॉजेज को जानेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन फ्रांस को जानेंगे, फ्रांस अंडर नेपोलियन की बात होगी, इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन क्या था और सिग्निफिकेंस क्या है इसकी बात होगी। तो आपको क्या नहीं करना है, डू नॉट ट्राई टू रोट लर्न, वापस आइए, रिविजिट कीजिए, मेंटली इंगेज होने की कोशिश कीजिए और अपने माइंड मैप्स, अपने शॉर्ट नोट साथ में बनाइए। एंड डेफिनेटली यू कैन गेट बैक टू मी एंड वी कैन डिस्कस इन डिटेल्स on video conference, through personal meetings and also through WhatsApp. Those who want to join our courses, please get back to us. पहले बात करते हैं कि रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में क्या था। यानी मॉडर्न वर्ल्ड की जब बात हो रही है तो मॉडर्निटी पहले यूरोप में आ रही है। सो फ्रॉम 1328 टू 1792 एक फेज है। 1792 तक हम लेके गए। क्यों? क्योंकि 1792 में फ्रेंच मोनार्की का स्नैप हो रहा है। सो वेलॉय बबॉन ये रूलिंग डायनेस्टीज थी। इंडिया में उस समय सल्तनत पीरियड है, उसके बाद मुगल पीरियड है। और आप याद कीजिए, यूपीएससी इज ऑल्सो आस्किंग सो मेनी टाइम्स इन द प्रीलिम्स, कौन से फ्रेंच ट्रेवलर्स इंडिया आए, कौन से फ्रेंच जो मर्चेंट्स हैं वो इंडिया आए और उनके क्या लिंकेजेस और हिस्टोरिकल कनेक्शंस और कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चंस आए हैं इस पर भी। सो जानना उनके नाम जरूरी है इंडिया में जो आए। सो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज का पीरियड है, बिल्कुल सही बात है। और जो ओल्ड फ्यूडल सिस्टम है मिडल एजेस का, क्योंकि मैंने क्या कहा, मॉडर्न एजेस पहले यूरोप में आ रही हैं, रेनेसा के साथ आ रही हैं जिसकी चर्चा हमने फर्स्ट चैप्टर में की। और अब जो है वो एलिमेंट्स मॉडर्निटी की तरफ पहले फ्रांस में आते हैं। तो 18th सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ टेंशंस अमंग वेरियस क्लासेस। यानी एक क्लास तो एरिस्टोक्रेटिक क्लास हो गई जिसके पास बहुत सारी फ्रीडम है, जिसके पास प्रिविलेजेस हैं, जिसके पास पावर है, और उसके ऊपर है मोनार्क। यानी फ्यूडल सिस्टम, सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। सोसाइटी में हम कहते हैं इंडियन सोसाइटी इज फ्यूडल, चेंज हो रही है। तो फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट जिसके अंदर देयर विल बी अ टॉप लेवल अथॉरिटी, चाहे वो राजा हो चाहे वो नोबल हो, एंड देयर विल बी अ सबऑर्डिनेटेड पावर अंडर इट। वो पावर छोटी छोटी करके टूटती चली जाएगी। उसके नीचे सर्फ होंगे, SERF सर्फ। आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको फ्यूडल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो फ्यूडल स्ट्रक्चर इंडिया में भी ब्रिटिश ने प्रमोट किया, वो अलग एक चर्चा का विषय है। लेकिन एरिस्टोक्रेट्स के पास फ्रीडम है, एरिस्टोक्रेट्स के पास पावर है, एरिस्टोक्रेट्स के पास प्रिविलेजेस हैं। लेकिन वो प्रिविलेजेस ह्यूमैनिटी, वो प्रिविलेजेस इक्वालिटी, वो प्रिविलेजेस लिबर्टी इस पर नहीं है। ये एब्सोल्यूट पावर की बात हो रही है। सो मिडिल क्लासेस, दे आर रिसेंटिंग द सोसाइटी ऑफ प्रिविलेज। क्यों? दे ऑल्सो हैव एस्पिरेशंस, दे ऑल्सो हैव थिंकिंग पावर, बट दैट स्ट्रक्चर they can't break. That is why they are resenting it. And peasants are also resenting the same, क्योंकि उनकी डिमांड्स भी फुलफिल नहीं हो रही हैं। क्या है डिमांड्स? क्या डिमांड्स हो सकते हैं पेजेंट्स की? क्या वो एग्रीकल्चर नहीं करेंगे? लास्ट डिमांड होगी ये। इंडिया में भी पेजेंट्री नहीं चाहती कि वो एग्रीकल्चर को छोड़े। आप उसे मजबूर कर दोगे अंत में तो वो अपना सब कुछ उस रिवोल्यूशन के थ्रू दे देंगे। दैट इज everywhere a common symptom. So what we have learned, aristocratic class रूलिंग क्लास है, मिडिल क्लास सर्विस क्लास हो सकती है, लेकिन उसको भी प्रिविलेजेस जो अपर क्लास को मिल रही हैं उनसे वो रिसेंट कर रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। दे फील लाइक दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, दे आर बीइंग अंडर अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर ऑल द टाइम।
अब रेवोल्यूशन होगी क्या, किसी ने बैठ के थोड़ी ना डिसाइड किया था चलिए आइए रेवोल्यूशन करते हैं, चलिए आइए गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करते हैं, और आपने कर दिया, ऐसा आप कर पाएंगे क्या? ऐसा कभी भी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता। लेकिन रेवोल्यूशन को जब हम आज समझते हैं, देन वी आर ट्राइंग टू ब्रेक इट डाउन इनटू डिफरेंट फेजेस, और मे बी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आर देयर व्हिच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ रेवोल्यूशन बेसिकली टुक प्लेस। बिकॉज ओवरथ्रोइंग एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इज नॉट लाइक ए कूप। वो कूप नहीं है, सिंपल कूप। आप गए, आपने जो है बंदूकें दिखा दी, जैसे बांग्लादेश में हुआ। वो भी डायरेक्ट कूप नहीं कह सकते हैं। बांग्लादेश क्राइसिस इन द रिसेंट टाइम्स, इट इज रिफ्लेक्टिंग द फैक्ट दैट कैसे एक चेंज आया। सो रिवोल्यूशन इसलिए उसको नाम दिया गया। सो प्लेसमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन। पार्टिसिपेंट्स ऑफ रिवोल्यूशन मस्ट बी होम ग्रोन। वो लोकल रूट्स होनी चाहिए। इसीलिए अरब स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट पे जाइए, गूगल कीजिए और देखिए कि वो सफल क्यों नहीं हुआ। वो भी रिवोल्यूशन था। उसमें चाहे बाहर के फैक्टर्स हों, लाइक यूएस, जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को पहले बढ़ाने की बात कर रहे थे, नाउ थिंग्स आर चेंजिंग एंड वन डिकेड मोर आई विल शो यू मोर चेंजेस। मॉडर्न पीरियड में हुआ, यानी आइडियाज ऑफ रिवोल्यूशन केम आउट ऑफ एनलाइटनमेंट। हमें आजादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, हमें सोच चाहिए, हमें रीजनिंग चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हमें तो प्रिविलेजेस तो नहीं चाहिए, लेकिन ये मॉडर्न वैल्यूज जरूर चाहिए। So revolution occurs through number of factors. There are certain factors over here in this time in France which are making situation different. So two sides हैं of the revolution, middle class and upper class. They were bringing about change via politics. वो डायरेक्ट नहीं चाहते कि गए और उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। They want a systematic thought process through which change can be there. But क्या लोअर क्लासेस के पास वो पेशेंस है? क्या लोअर क्लासेस की कंडीशंस ऐसी हैं? क्या लोअर क्लासेस के पास वो अंडरस्टैंडिंग है? वो थ्रू राइट्स करेंगे, बिकॉज सफरिंग इज मोर। उनके पास टैक्सेस हैं, ये दोनों नाम आप याद कर लीजिए। These two words you are going to supposed to write in your answers. The kind of feudal dues, and they are hoping that द स्टेट जनरल की जो मीटिंग आएगी, यदि हमें सुनने का कोई मौका देगा तो हमारे फाइनेंशियल बर्डन कुछ कम हो सकते हैं, हम पर थोड़ी दया की जाएगी। So food crisis is the first crisis anywhere which is going to precipitate all the situations. So weather patterns had negative impact on crops. कोई climate change नहीं था उस समय, but then still food shortage is there. It was the peak period in the Little Ice Age. So eruptions, volcanic eruptions are taking place in Iceland from 1783 to 1785. It is also making a difference, though not understood scientifically at that time. Time नहीं था किसी के पास, चीजें बदल रही हैं। सो रिवोल्यूशन आने के चांसेस कम हो जाते हैं यदि चीजें ठीक डायरेक्शन में जाएं और सरकार उसको समझे। बट गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइडेड एनी रिलीफ। व्हाई? पुअर फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट, एंड some towns even attempted to fix the price of bread, and famine continued in many regions. इससे सब कुछ खराब हो जाएगा। So economic depression इसको हम कह सकते हैं, because income is declining rapidly and there is a rise in unemployment. So what a person will supposed to do? He will be upset and he will be stopping its regular routine and system. So feudal dues and taxes will not be paid. Some will be moving away to cities, that is called distress migration, जो इंडिया में भी देखने को मिलता है। अब फ्रांस अपने आप को डेवलप कहता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। So in towns and cities there will be labor revolts in the spring of 1789. So सिचुएशन इज राइप। और वो सारा अगर आप देखोगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, फर्स्ट रिपब्लिक फ्रॉम 1792 टू 1799, फर्स्ट अंपायर अंडर नेपोलियन, हेथियन रिवॉल्यूशन, बॉर्बन रिस्टोरेशन एंड लेटर चार्ल्स, जुलाई मोनार्की अंडर लुई फिलिप, सेकंड रिपब्लिक अंडर लुई Napoleon Bonaparte, Second Empire under Napoleon III, Third Republic 1870 to 1940, Paris Commune of 1871, and Belle Epoque till 1914. सो एक जनरल टाइमलाइन है, पूरी सेंचुरी रिवोल्यूशन से भरी हुई है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिस पर एग्जामिनेशन फोकस करता है। सो हिस्टोरियंस they explain the sudden collapse of the ancient regime due to rising ambitions of merchants, tradesmen, and prosperous farmers. They were going to help and also collude with aggrieved peasants, wage earners, and they were questioning the old aristocrats. That is why यहाँ पर एंशियंट टाइम के जो आइडियाज हैं रेनेसा के साथ जो दोबारा उठकर आते हैं,
philosophers like Voltaire, Diderot, they are actually providing the light. They are actually providing the hope. They are actually providing the steam. Mind force है वो. So cultural freedom, representative institutions and equality. ये बहुत भारी भारी words हैं. आज बड़े common लगते हैं. Because you have that freedom in India. So cultural freedom, representative institutions which are able to take your aspiration to the top. आपकी personal life balanced है because शायद country balanced है. और साथ साथ में कॉन्टैक्ट बिटवीन अमेरिकन रिवोल्यूशनरीज एंड द फ्रेंच सोल्जर्स हु हैड प्रोवाइडेड एड टू द कॉन्टिनेंटल आर्मी इन नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर. उससे भी रिवोल्यूशनरी आइडिया स्प्रेड करने में मदद मिलेगी. सोचिए इन पॉइंट्स के बारे में. आई एम जस्ट गिविंग यू इनसाइट्स. यू गो बैक एंड रिविजिट दिस अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राई टू मेक ए शॉर्ट नोट. उस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं. So the financial and material aid provided by France to American colonies during their war of independence against Britain caused financial crisis in the country in one way. हर चीज का कोई ना कोई एक repercussion होता है. So what we are saying, mounting debt, ineffective and repressive taxation system, and import of silver from New World. New World यानी आप जब स्पेनिश और पोर्तुगीज कॉलोनीज की बात करते हैं तब आप देखते हैं कि यूरोप के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा. So revolution in France is taking place through a series of events and through a long period of time from 1789, 1830 and 1848. तीनों डेट्स को आप समझ लीजिए. 1789 से मोनार्की खत्म, एंशिएंट रिजीम खत्म, एंड देयर इज beheading of King Louis XVI and his famous wife Mary Antoinette. यानी उनको आज भी मेटाफर की तरह यूज किया जाता है. आप गूगल करिए, मैरी एंटोनेट के बारे में पढ़िए. क्यों लोगों की आंखों में वो रड़की, क्यों वो हिंदुस्तान के जैसे हम बात करते हैं शीश महल, अगर दिल्ली गवर्नमेंट की बात की जाए, एक इशू बनाया गया, ऐसा ही वहां भी कुछ हुआ. सो द रिवोल्यूशन लास्टेड अंटिल 1792 एट विच पॉइंट नेशनल असेंबली ने अबॉलिश कर दिया मोनार्की को और फर्स्ट रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया. बट क्या वो ऐसे ही हो गया? क्या उसके पीछे कोई सिस्टम है? क्या उसके पीछे कोई एक प्रोसेस है? वो बनने में ही बहुत ज्यादा जद्दोजहद लगेगी, बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, बहुत ज्यादा कत्लेआम होगा. सो ब्लडशेड, एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज, इसको हम पीरियड को कहते हैं रेन ऑफ टेरर. यानी आप रिपब्लिकन वैल्यूज, आप मॉडर्न वैल्यूज को बचाने के नाम के ऊपर सब कुछ आप क्रश कर देते हैं. उसमें ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स होंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जैसे आइडियाज होते हैं तो ग्रुप्स के आइडियाज होंगे. जैकोबिन्स, लेफ्ट विंग रेडिकल रिवोल्यूशनरीज. प्लीज रीड इट केयरफुली. लेफ्ट विंग रेडिकल रिवोल्यूशनरीज हैं ये. कुछ भी करेंगे, जान से मार देंगे, लेकिन आइडिया से बच नहीं होंगे. तो क्या इनके आइडियाज बिल्कुल सही हैं? ऐसा हम नहीं कह सकते. कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी उन्होंने बनाई और उन्होंने जो भी रिवोल्यूशनरी आइडियाज के जो एनिमीज हैं, जो भी ससेप्टिबल पीपल हैं, जो भी जिन पे भी सस्पिशन है, चाहे फिर वो नोबिलिटी के हो, क्लर्जी के हो, चाहे फिर वो काउंटर रिवोल्यूशनरीज हो, उनको उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया. इवन अपने ही खुद के लीडर मैक्समिलियन डे रॉबेस्पियर, उनको भी 1794 में इसी बात के लिए एग्जीक्यूट कर दिया गया. क्या स्टालिन की याद आ रही है आपको? क्या रशियन कम्युनिज्म के कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? सो मेसी और ब्लडी टाइम. यहां तक कि 20,000 लोग तो लिखे गए, लेकिन मेरे हिसाब से इसके डबल से भी ज्यादा फिगर हो सकती है. सो रिवोल्यूशन स्टार्ट होती है 1789 में. असेंबली मिलना चाहती है और मिलती भी है, जिसमें 3 स्टेट्स हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट. तो थर्ड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे बड़ा है, सबसे लेस वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा डिस्कंटेंट है, सबसे ज्यादा ग्रीवेंसेस है, और वो अपनी ग्रीवेंसेस रखते हैं, लेकिन वो मानी नहीं जाएंगी. पीपल विल स्टॉर्म बेसील. बेसील, गूगल इट अगेन. बेसील कैसे, बेसील इज अ सिंबल, या बेसाइल कह लीजिए. सो एम्युनिशन सीज करेंगे और उसके बाद मोनार्की अपने आप में ट्रम्बल हो जाएगी. डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन, वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है. डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, वो रटना जरूरी नहीं है. वो आया क्यों, वो क्या क्या रहा है? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का काउंटर पार्ट है. यानी सिंबॉलिक फाउंडेशन हो गया फ्रेंच रिपब्लिक का, और रेडिकल मेजर्स को आपने इंप्लीमेंट कर दिया, इंक्लूडिंग अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म. लेकिन क्या फ्यूडलिज्म अचानक से अबॉलिश हो जाएगा? लिटरेसी हम बोलते हैं प्रमोट कीजिए, क्या हो जाती है? पॉवर्टी हम बोलते हैं हट जाओ तो हट जाती है? सैनिटेशन कैंपेन हम बोलते हैं कर लो, हो जाता है? नहीं होता.
सो इम्पोजिशन ऑफ स्टेट कंट्रोल ओवर कैथोलिक चर्च, एक्सटेंशन ऑफ राइट टू वोट, यानी पहली बार आइडियाज इमर्ज होते हैं. नेशनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिकेम द इफेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस टिल 1791. लेकिन क्या वो वाकई रास्ता बना पाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन. सिविल कॉन्स्टिट्यूशन क्लर्जी पर भी आएगा, यानी रिलीजियस आइडियाज पीछे हो जाएंगे. पब्लिक इलेक्शन ऑफ क्लर्जी होगा अब पहली बार. बिशप्स विल बी फोर्स टू साइन एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द नेशन, कि आप ठीक है रिलीजियस आइडियाज को प्रमोट कीजिए लेकिन योर लॉयल्टी मस्ट बी टू द नेशन. और एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी. So the first time all these things are happening, and they are definitely radical and amazing changes. So first republic was formed September 92, and you can say it will be lasting till the establishment of first empire. यानी एम्पायर को तो आप गिराने चले थे, लेकिन 1804 तक नेपोलियन के अंडर में फिर से फर्स्ट एम्पायर बन जाएगा. सो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी वॉर्स भी 1792 से स्टार्ट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच आइडियाज हैं वो बहुत रेडिकल हैं, फ्रेंच आइडियाज बहुत टेम्पटिंग हैं, फ्रेंच आइडियाज बहुत अमेजिंग हैं आसपास की, लेकिन यूरोप की सिचुएशन ऐसी नहीं है. So from 1792 to 1802, French is trying to export revolutionary ideas. जो भी उसके अगेंस्ट होगा उससे वो फाइट करने को तैयार है. इससे डोमेस्टिक सिचुएशन को भी आपको छुपाने में मदद मिलती है. सो द ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया, ऑल ऑफ दीज आर मोनार्कीज इन वन वे. इंग्लैंड को पता है यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि इंग्लैंड भी इंडिया में इस टाइम कंसोलिडेट अपने आप को कर रहा है. 1790s में यहाँ पर वेलेजली आ जाएंगे, लेकिन वो भी देख रहे हैं कि फ्रांस ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. सो द टू पीरियड्स, इस पीरियड को अगर हम डिवाइड करें, द वॉर ऑफ द फर्स्ट कोलिशन that is 1792 to 1797 and war of second coalition that is 1798 to 1802. ये वो टाइम पीरियड है. दोनों टाइम पीरियड में फ्रेंच आर ट्राइंग टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल इनटू डिफरेंट नेशंस एंड डिफरेंट मोनार्कीज. हारेंगे जीतेंगे, लेकिन उसके बाद 1798 से 1802 के टाइम पीरियड के बाद जब नेपोलियन विल बी सुप्रीम, इट विल बी बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर इन यूरोप. सो द सीरीज ऑफ वॉर विल बी टेकिंग प्लेस. All those powers who are against France, they will be trying to coming together. Jaise if the France is declaring war on Austria, so Persia is also declaring war on France, and Persians join the Austrian side and they will be invading France, and they were defeated in the battle of Valmy. तो कुछ आप जीतोगे, कुछ आप सक्सेस पाओगे, तो इससे और ज्यादा एक्सुबरेंस आएगा. सो प्लीज डू लुक एट दिस मैप वेरी केयरफुली थ्रू डिफरेंट कलर्स, कि फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक अगर बनता है तो फर्स्ट कोएलिशन क्या कर रहा है, रशियन एम्पायर कहाँ है, किंगडम ऑफ पर्शिया कहाँ है. इससे आपको आइडिया मिलेगा कि व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन यूरोप. एंड माइंड इट, अमेरिका वहां बैठ के देख रहा है. एंड माइंड इट, इंग्लैंड अपने कंसोलिडेशन यानी कि कॉलोनी को इंडिया में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कदम पीछे नहीं उठा रहा है. So as I just told you, Battle of Valmy, first major victory by the army of France during the Revolutionary Wars. It defeated the Persian troops, यानी German, who attempted to march on Paris. इससे ताकत मिलेगी, इससे आप अपने आइडियाज को वैलिडेट कर पाओगे. ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है. क्यों? सारे के सारे लोग सोल्जर्स नहीं है, उसमें किसान भी हैं, सिविलियंस भी हैं, प्रोफेशनल सोल्जर्स भी हैं. सभी लोग लिबर्टी और नेशनलिज्म के आइडिया से इंस्पायर होकर लग रहे हैं इस ओर कि अब हम जीत के रहेंगे चाहे हमारी जान चली जाए. सो सी इसके लिए कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज नहीं थी बैटल ऑफ वाल्मी के लिए, लेकिन फिर भी वो जीत गई. यानी जनता का जो सोच है, जो उसकी एक्सुबरेंस है, वो कितना खतरनाक और कितना ज्यादा डीप होता है. एग्जीक्यूशन ऑफ लुई 16 1793, जैसा मैंने कहा, जैकोबिन्स वांटेड टू एग्जीक्यूट लुई 16 विदाउट ट्रायल. जैकोबिन्स चाहते हैं कि ट्रायल भी नहीं चाहिए, लेकिन जिरोंडिन्स इट इज अनदर ग्रुप. दे डू नॉट वांट द मोब रूल. वो चाहते हैं कि कुछ आइडियाज फॉलो हो, वो चाहते हैं कुछ स्ट्रक्चर फॉलो हो, वो चाहते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फॉलो हो. इसीलिए उनको भी बाद में जैकोबिन्स खत्म कर देंगे, हटा देंगे. एनी वन talking about any delay is actually a conspirator against the liberty of the nation. और लिबर्टी ऑफ द नेशन के नाम पर ही आपने लुई 16 को खत्म कर दिया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया. सद्दाम हुसैन के साथ भी ऐसा हुआ, कर्नल गद्दाफी के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उसको करने वाले क्या उनके लोग थे कि क्या यूएस का कोई अपना एजेंडा था. डू गूगल एंड चेकआउट. सो ये ब्लंडर भी हुआ अपने आप में और एक क्राइम भी है, क्योंकि आप उसके बाद सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए. क्राउन वॉज ब्रूटल एंड वर्स, लेकिन नया रिपब्लिक जो बना है उसके अंदर तो और भी वर्स कैरेक्टर्स हैं. फ्रेंच रिवोल्यूशन आइडियाज और जो यूरोपियन कंजर्वेटिव्स हैं उनका क्लैश हो रहा है. आज भी हम बात कर रहे हैं कि जर्मनी में कंजर्वेटिव आइडियाज राइज हो रहे हैं, इटली में कंजर्वेटिव आइडियाज राइज हो रहे हैं, तो लेकिन वो फिर से वही क्लैश की बात है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा. फ्रेंच रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स
कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट है। सो द रायन ऑफ टेरर इसलिए इसको कहा गया है। इट इज नॉट एबल टू कंसोलिडेट द रिपब्लिकन थॉट, बट उसका डाउनफॉल होगा बाय द टाइम ऑफ कमिंग अप ऑफ नेपोलियन। सो अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा मिलिट्री डेस्पोटिज्म। यानी कॉन्स्टिट्यूशन आया, लेकिन एक्चुअल रूल तो मिलिट्री डेस्पोट के थ्रू हो रहा है, जो कि नेपोलियन शो करेंगे। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमीज ऑफ फ्रांस इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। यूरोपियन पावर्स किसी भी कॉस्ट पे नहीं चाहती हैं कि उनके लोगों में तक ये आइडियाज पहुंचे और वो लोग भी रिवोल्ट के फेवर में हो जाएं। दैट इज वाई रिपब्लिकन्स ऑफ फ्रांस दे आर सीन एज द मर्डर ऑफ द किंग एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द चर्च। तो ये तो अपने आप में बहुत खतरनाक है। मोनार्की भी गई, रिलीजन भी गया, तो नई चीजें हैंडल कैसे होंगी। इसीलिए जो फ्रांस की पॉलिसी ऑफ वॉर है वो उनको बाहर कॉन्केस्ट दिलाएगी और अपनी नेचुरल बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर देगा, जैसे एल्प्स, पेरिन्स और टिल द राइन। सो ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल बाउंड फ्रंटियर्स जो हैं ये फ्रांस को बिजी रखेंगे, बट देन इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी इजी पीस टू फ्रांस। दूसरी तरफ जो इंग्लैंड और हॉलैंड, जैसा मैंने कहा, उनके भी जो इंटरेस्ट है वो थ्रेटन होने के चांसेस थे, but England is much more smarter and it is going to wait and take action appropriately। वो आप देखेंगे नेपोलियन के फिनिश होने तक ऐसा हो जाएगा। सो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। So the first coalition against France, as I already told you, so Republican France is adopting an aggressive attitude towards the existing monarchies in Europe। इसीलिए लिबर्टी इक्वालिटी के आइडियाज के लिए वो फाइट करना चाहेंगे। सो कन्वेंशन विल डिक्लेयर दैट फ्रेंच रिपब्लिक वुड ट्रीट as enemies all those people who would refuse or renounce liberty and equality। सो ना हम राजाओं के फेवर में है, ना हम प्रिविलेज क्लास के फेवर में है, ना हम किसी भी तरह के कंजर्वेटिव आइडियाज के फेवर में है। इसीलिए कन्वेंशन जो है वो वॉर डिक्लेयर कर देगा अगेंस्ट इंग्लैंड एंड हॉलैंड, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा इन द लॉन्गर रन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो बैटल ऑफ नीरविंडिंग आप कह सकते हैं, इसमें जब जो कह सकते हैं डच रिपब्लिक ट्रूप्स हैं या हैब्सबर्ग एम्पायर, ये भी अपने आप में कॉन्सेप्ट है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट सेपरेटली। फ्रेंच रिपब्लिक ट्रूप्स जो हैं वो हार जाएंगी, वो हारेंगी। इससे जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं फ्रांस में उनको और मौका मिलेगा इन द नेम ऑफ रिपब्लिकनिज्म, इन द नेम ऑफ रिवोल्यूशन, और वो पावर में आ जाएंगे। इससे हमने जो पहले बात की रेन ऑफ टेरर आ जाएगा और वो नेशन को यूनिफाई करने की बात करेंगे। वो लोग कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, तो पब्लिक कौन है यहाँ पर, आम आदमी, लेकिन सेफ्टी किसकी हो रही है, रेडिकल आइडियाज की सेफ्टी हो रही है। इसीलिए नेशनल क्राइसिस जो है वो फर्स्ट पब्लिक कमिटी ऑफ फर्स्ट पब्लिक सेफ्टी जो है कमिटी को बनाने में एक सहायता करेंगे। द थिंग्स विल बी मूविंग सो स्मार्टली एंड सो मच रेडिकली कि हर किसी को जो भी रिपब्लिकन आइडियाज के अगेंस्ट बोलेगा, जो भी रिवोल्यूशनरी आइडियाज के अगेंस्ट बोलेगा, उसको दुश्मन माना जाएगा, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। अब आपको जवाबदेही तो देनी पड़ेगी कि कौन किसकी वजह से फ्रांस हारा। फ्रांस पहली बात उसमें घुसा ही क्यों, ये तो आइडिया नहीं था ना मोनार्की को खत्म होने के बाद, बट ये होगा। तो जिरोंडिस्ट्स दे विल बी आल्सो साइडलाइन उन, क्योंकि जिरोंडिस्ट वांटेड दैट सुप्रीमेसी ऑफ पेरिस कम्यून, जो हाई हैंडेड डिक्टेटरशिप एनार्की है उसको रोका जाए। लेकिन जैकोबिन्स दे विल बी नॉट बिलीविंग इन एनी काइंड ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशंस, इसीलिए जेरोंडिस्ट भी साइड हो जाएंगे और एक इंसरक्शन, यानी एक तरीके का बगावत होगी एक तरीके की। रायन ऑफ टेरर विल बी स्वीपिंग फ्रांस एंड डोमिनेंस ऑफ थ्री पीपल, रॉबेस्पायर, डेंटन एंड मरात। यू जस्ट गूगल एंड रीड अबाउट देम, यू विल फाइंड कि वो अपने आप को सही मानते हुए आगे तक आ जाएंगे। लेकिन रेन ऑफ टेरर जो है वो कोई सुख शांति नहीं ला पाएगा। पेरिस कम्यून इंस्टेबिलिटी एक तरीके से लेके आएगा, क्योंकि जर्नलिस्ट्स दे आर दे आर बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग अगर हो रही है तो वो uh, अपने आप में एक डिबेटेबल आइडिया है। रॉयलिस्ट्स क्या वाकई बिल्कुल खत्म किए जा सकते हैं, कैथोलिक्स को बिल्कुल साइडलाइन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। पेजेंट्स को भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच में रहना जरूरी है, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। सो जैकोबिन दे वांटेड टू सेव आइडियाज ऑफ रिपब्लिक इन द नेम ऑफ सेविंग फ्रांस अंडर ऑल कॉस्ट्स। इसीलिए पब्लिक कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनेगी। उनके पास अनलिमिटेड एग्जीक्यूटिव पावर होगी, एक तरीके से उन्हीं का रूल है। आप बांग्लादेश का आइडिया लगा लीजिए इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस कि शेख हसीना बेगम तो हट गई, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हुआ क्या, क्या वहां पर कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, क्या वहां पर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सेम इज हैपनिंग हियर।
सो द कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी रिप्रेशन के टूल यूज करेगी। लॉ ऑफ सस्पेक्ट है, कोई भी जो शक के दायरे में होगा उसको फांसी पर टांगा जा सकता है। अरे इससे तो इंडिविजुअल फ्रीडम वीक हो गई, यानी पेरोनिया आ गया, रिवोल्यूशनरी पेरोनिया हो गया रिवोल्यूशन के नाम पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि सब कुछ अमेरिका की फेवर में जो होगा सिर्फ मैं तो वही करूंगा। अरे अमेरिका है कि कोई प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म में लॉस होगा। सो द रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल एक क्रिमिनल कोर्ट है, वो स्पीडी ट्रायल्स के लिए यूज किया जाएगा, लोगों को फांसी पर चला दिया जाएगा। न्यू कैलेंडर आएगा, लेकिन नए आइडियाज अभी भी आ रहे हैं, जैसे हर्बर्टिस्ट्स दे आर एथिस्ट्स, वो कैथोलिसिज्म के भी अगेंस्ट है, एरिस्टोक्रेटिक आइडियाज के अगेंस्ट है, वो रीजन और रेनेसा के आइडियाज में बिलीव करते हैं। लेकिन रेबोस्पेयर नहीं चाहते कि कैथोलिक्स के सपोर्ट को लूज किया जाए, इसीलिए वो हर्बर्टिस्ट के अगेंस्ट हो जाएंगे। डेंटोनिस्ट्स वो भी एक ग्रुप है, वो चाहता है कि थोड़ी ह्यूमन पॉलिसी को यूज किया जाए, लेकिन रॉबेस्पेयर बोलेगा डेंटोन ही अपने फायदे के लिए बात कर रहा है, मॉडरेशन तो चाहिए ही नहीं। इसीलिए जैकोबीन्स सबको साइडलाइन करके ऊपर बैठेंगे, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो जब हम इस आइडिया को देखते हैं और हम यहां तक समझते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सो जब हम आइडियल्स ऑफ फ्रेंच की बात करते हैं तो हमने बात की मर्केंटलिज्म और सर्वाइविंग रिलीफ्स ऑफ फ्यूडलिज्म, हमने बात की कि कैसे वो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी मिडिल क्लास की लेकर आते हैं कि नहीं लेकर आते। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, वो इंस्पायर किया तो कैसे किया। मल्टीपल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो न्यू एडिफिस और जो पुराना एलिमेंट है दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसने अपने आप को मैनिफेस्ट किया, इसकी भी हमने चर्चा की। और हमने कॉजेस की बात भी की, लॉन्ग टर्म और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की हमने बात की, और इमीडिएट इवेंट्स की भी हमने बात की। साथ में हमने चर्चा की रिलीजियस और सेकुलर प्रॉप्स, उनका क्या रोल हो रहा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रिविलेजेस पे अटैक कर रहा है, प्रॉपर्टी पे नहीं, ये अपने आप में एक कमेंट करने योग्य एक डिबेटेबल बात है। और वो जो चाहता था उससे बहुत कम अचीव कर पाया, क्या आप एग्री करते हैं। एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स वाज ए डेथ वारंट फॉर द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज एंड ऑल्सो फॉर द एंशिएंट रिजीम। लेकिन फिर भी जो है आइडियाज की अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एक्चुअली करना चाहते थे, वो पूरे के पूरे फ्रेंच एक जो सिस्टम है उसको पास्ट की तरफ भी धकेल रहा था, rather than future, if I just try to make you understand. So write all these answers, those who are part of our courses, and we will discuss them further, and we will be taking more about the French Revolution in the part 2. Thank you very much. Keep learning and get success with Ansarkari.